बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कंट्रोलर से व्यूज़ को अगर डाटा भेजना हो तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं और वह हम कौन कौन से वेज़ हैं जिनके ज़रिए हम भेज सकते हैं। तो कंट्रोलर से डाटा को व्यू के ऊपर भेजने के लिए सबसे पहले तो हम व्यू डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ज़ाहिर है आपने एक्शन मेथड के थ्रू ही किसी व्यू को रेंडर करवाना है। तो जिस एक्शन मेथड के थ्रू व्यू को रेंडर करवाना है उस एक्शन मेथड के अंदर आप व्यू डाटा जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ कर लेंगे। ये डाटा डिक्शनरी टाइप है, इसके अंदर आप की वैल्यू पेज की सूरत में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये की है व्यू डाटा वी डी डाटा, और इसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी है आई एम स्टोर्ड इन व्यू डाटा। ज़रा ये व्यू रिटर्न करेगा, जब ये व्यू रिटर्न करेगा तो उस व्यू के ऊपर हम इस व्यू डाटा ऑब्जेक्ट को हम रिट्रीव कर सकेंगे और इस की को यूज़ करते हुए वी डी डाटा की को यूज़ करते हुए हम डाटा को रिट्रीव कर सकेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेलकम टू माय व्यू, ये हेडर होगा, उसका हेडिंग टैग होगा आपके व्यू के ऊपर जो रेंडर होगा, और उसके साथ एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि व्यू डाटा, और व्यू डाटा में से वी डी डाटा जो की है उसकी वैल्यू को हम लेके यहाँ पे रिट्रीव करके डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह हम व्यू बैग से भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। व्यू डाटा की तरह व्यू बैग में भी हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं डायनामिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ये देखिए व्यू बैग डॉट वी बी डाटा, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया आई एम स्टोर्ड इन व्यू डाटा, ये एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। और जब ये व्यू रिटर्न होगा तो इस व्यू के ऊपर आप उस व्यू बैग की इस प्रॉपर्टी को या इस डायनामिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपने इसको डिस्प्ले करना होगा, जैसा कि हम इस पैराग्राफ के अंदर उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, व्यू बैग डाटा इज़ इक्वल टू व्यू बैग डॉट वी बी डाटा। ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने वहाँ पे इसको डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू डाटा में अगर चीज़ को स्टोर किया है तो आप व्यू के अंदर जाके व्यू बैग से भी वो चीज़ रिट्रीव करवा सकते हैं। अगर आपने व्यू बैग के अंदर स्टोर करवाई है तो वो व्यू डाटा से भी रिट्रीव करवा सकते हैं। व्यू बैग एंड व्यू डाटा कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। हम इस चीज़ को देखने के लिए उसी प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। लास्ट टाइम हमने पहली एप्लीकेशन क्रिएट की थी MVC कोर 8.0 के अंदर। अगर आपने सेकंड पार्ट इस सीरीज़ का नहीं देखा तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि पहले जाकर वो पार्ट देख ले, तो ताकि आपको आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ आ सके। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चले जाते हैं। हमने सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर एक कंट्रोलर ऐड किया था और उस कंट्रोलर का नाम रखा था हमने टेस्ट कंट्रोलर। टेस्ट कंट्रोलर के अंदर अगर जाके देखिए तो टेस्ट कंट्रोलर के अंदर हमने दो एक्शन मेथड्स लिखे थे। एक इंडेक्स एक्शन मेथड लिखा था, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। हमने एक और एक्शन मेथड अपनी तरफ से लिखा था जिसका नाम हमने रखा था एनअदर। इसी तरह हमने जाके व्यूज़ के अंदर टेस्ट एक फ़ोल्डर ऐड किया था और उस फोल्डर के अंदर हमने दो व्यूज़ ऐड किए थे, एनअदर डॉट CSHTML जो इस सेक्शन मेथड के थ्रू रेंडर होगा, और एक और व्यू था जो कि इंडेक्स डॉट CSHTML है जो इस सेक्शन मेथड के थ्रू रेंडर होगा। अगर हम उन व्यूज़ को देख लें कि उन व्यूज़ के ऊपर हमने क्या लिखा था, एनअदर व्यू के ऊपर हमने वेलकम टू एनअदर व्यूज़ जस्ट डिस्प्ले करवाया था, और व्यू डाटा में टाइटल हमने रखा था एनअदर, और वो टाइटल जो है वो जस्ट उसके अंदर स्टोर करवाया था व्यू डाटा के अंदर। इसी तरह इंडेक्स डॉट CSHTML के अंदर हमने जस्ट वेलकम टू माई पेज, वेलकम टू माई व्यू डिस्प्ले करवाया था। अच्छा चले, बहरहाल इसको हम रेंडर करते हैं कंट्रोल F5 के थ्रू और देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ तक चल रही थी। इसको मैंने रेंडर किया तो ये एप्लीकेशन जो है ये बिल्ड हो रही है। एप्लीकेशन बिल्ड होकर ये देखिए सक्सेसफुल हो गई है। सक्सेसफुल होने के बाद ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई है, और ये लोकल होस्ट के ऊपर जो है 5244 पोर्ट को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि मेरा सर्वर लिसन कर रहा है। और ये रेंडर होकर नज़र आना शुरू हो गया है। ये कौन सा पेज है? ये होम कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोलर होता है वो होम कंट्रोलर होता है, और डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड जो होता है वो इंडेक्स एक्शन मेथड होता है। अगर हम इसको टेस्ट कंट्रोलर को कॉल करना चाहते हैं, टेस्ट कंट्रोलर की किसी एक्शन मेथड को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट, और अगर इसके इंडेक्स मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो इंडेक्स लिख लूँगा, और ये देखिए वेलकम टू इंडेक्स व्यू आ गया। अगर मैं इसके दूसरा एक्शन मेथड कौन सा था? एनअदर। दूसरे मेथड को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा एनअदर और उसको एक्सेस करूँगा, तो ये वेलकम टू एनअदर व्यू, ये वो व्यू रेंडर करवा देगा। आज हमने देखना ये है
कि ये व्यूज़ तो रेंडर, लास्ट टाइम हमने देखा था कि इन एक्शन मेथड्स को हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। जिस तरह इंडेक्स के अंदर हमने पैरामीटर पास भी किए थे, कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर, ये देखिए हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किए थे। आईडी ये एक ऑप्शनल पैरामीटर था, जहाँ पे रूट उसका डिफाइंड है वहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर था, और हमने कहा था अगर हम क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए कोई पैरामीटर भेजना चाहें तो हम इस तरह से भेज सकते हैं, इस नाम से क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर हम भेज सकते हैं और उसको रिसीव भी कर सकते हैं। आज हम व्यू डाटा के ज़रिए डाटा को एक पेज से दूसरे, यानी कि अपने एक्शन मेथड से व्यू के ऊपर भेजते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि सिंपल लिखेंगे हम व्यू डाटा के अंदर कोई की दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सम डाटा, कोई भी नाम रख सकते थे, मैंने वैसे नाम रख दिया सम डाटा, और इसमें मैं कह देता हूँ कि आई एम, ये स्ट्रिंग जो है ना, आई एम स्टोर्ड इन व्यू डाटा। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया आई एम स्टोर्ड इन व्यू डाटा। अब मैं इस डाटा को व्यू के ऊपर रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो कौन से व्यू के ऊपर ये डाटा रिट्रीवेबल है? इंडेक्स व्यू के ऊपर, क्योंकि इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर हम व्यू डाटा के अंदर ये वैल्यू रख रहे हैं। तो इंडेक्स जो आपका index.cshtml है उसके अंदर आप इस डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया और उस पैराग्राफ के अंदर मैं जाके लिखता हूँ कि द डाटा stored in view data is as following। ये मैंने लिखा और उसके बाद मैं BR लगाता हूँ लाइन ब्रेक करने के बाद। ये देखिए पेज को मैं अपनी मर्जी से रेंडर कर सकता हूँ, यानी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ @ सिंबल जो होता है ये C# के कोड में जाने के लिए होता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने लिखा व्यू डाटा, और व्यू डाटा के अंदर कौन सा, क्या नाम था हमारी की, क्या थी, सम डाटा। तो मैंने लिखा सम डाटा और इसको मैंने कंट्रोल के साथ F5 को प्रेस किया। अब देखिए ये हमारा index.cshtml के अंदर हम व्यू डाटा से वैल्यू को लेके डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये रेंडर होगा, जब ये रेंडर हो गया है तो ये हमारे पास अनदर व्यू के ऊपर है, यानी कि ये टेस्ट कंट्रोलर का अनदर व्यू रेंडर हो रहा है। अगर हम इंडेक्स व्यू को रेंडर करें, इंडेक्स व्यू को रेंडर करने के लिए आपको यहाँ पे वो इंडेक्स एक्शन मेथड का नाम देना भी ज़रूरी नहीं है। आपने इसको क्लिक किया टेस्ट लिख के, तो डिफ़ॉल्ट जो एक्शन मेथड होता है वो होता है इंडेक्स एक्शन मेथड, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए वेलकम टू द इंडेक्स व्यू, और ये हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। द डाटा स्टोर्ड इन व्यू डाटा इज़ एज फॉलोइंग। अब ये आई एम स्टोर्ड इन व्यू डाटा, आई एम स्टोर्ड इन व्यू डाटा, ये हमने जो इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर व्यू डाटा की जो की रखी थी हमने सम डाटा, उस की से हम ये वैल्यूज़ रिट्रीव करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। दोबारा देख सकते हैं हम, ये हमारा एक्शन मेथड था। इस एक्शन मेथड के अंदर हमने व्यू डाटा के अंदर सम डाटा के नाम से आई एम स्टोर्ड इन व्यू डाटा स्टोर किया, और index.cshtml के अंदर हमने उस डाटा को जाके डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं ये डाटा व्यू बैग के ज़रिए यहाँ पे भेजना चाहूँ तो वो भी सिंपल है। जहाँ पे हमने व्यू डाटा लिखा है वहाँ पे हम व्यू बैग लिख देंगे। यहाँ व्यू डाटा की जगह पे हम व्यू बैग लिखेंगे। व्यू बैग लिख के और डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा व्यू बैग। व्यू बैग के अंदर डायनामिक प्रॉपर्टी कोई भी नाम रख सकते थे, मैं इसका नाम सम डाटा ही रख देता हूँ, सम डाटा। और इसके अंदर मैंने आई एम स्टोर्ड इन व्यू डाटा की बजाय लिख देता हूँ आई एम स्टोर्ड इन व्यू बैग। तो व्यू बैग के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। अब मैं इसको जाकर रिट्रीव करना चाहूँ तो index.cshtml के अंदर जाऊँगा और व्यू डाटा की बजाय अब मैं इसको व्यू बैग से वैल्यू को रिट्रीव करूँगा। तो मैंने लिखा व्यू बैग डॉट सम डाटा। तो अब ये जो डाटा स्टोर होगा, ये व्यू बैग वाला डाटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ दोबारा कंट्रोल F5 के साथ, तो आप देखेंगे कि अब जो डाटा डिस्प्ले होगा वो व्यू बैग से डाटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये रेंडर हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है आई एम द डाटा स्टोर्ड इन व्यू डाटा इज एज फॉलोज। यहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए था, तो भी हम चेंज कर लेते हैं। व्यू डाटा से हम इसका नाम कर लेते हैं व्यू बैग, और इसको जाके दोबारा ब्राउज़र के अंदर रेंडर करते हैं। हमारा सक्सेसफुल ये हो गया 1 succeeded and 0 failed। इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए लिखा हुआ है द डाटा स्टोर्ड इन व्यू बैग इज एज फॉलोइंग आई एम स्टोर्ड इन व्यू बैग। तो डाटा को भेजने के लिए हम व्यू डाटा भी यूज़ कर सकते हैं और व्यू बैग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोलर से डाटा को व्यू के ऊपर भेजने के लिए। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से व्यू बैग से डाटा भेजा है
तो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर मैं उसको व्यू डाटा से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा व्यू डाटा, डाटा व्यू बैग से भेजा है, लेकिन यहाँ पे मैं व्यू डाटा और उसमें की पास कर देता हूँ सम डाटा, ठीक है। जो वहाँ पे डायनामिक प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मैं की सूरत में लिख रहा हूँ सम डाटा, और यहाँ पे वो डाटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं व्यू डाटा की जगह पे व्यू बैग को और व्यू बैग की जगह पे व्यू डाटा को इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमारा ब्राउज़र के अंदर रेंडर हो जाएगा। जब ये रेंडर हो जाता है तो अब ये देखेंगे वो लिखा हुआ आ गया, दी डाटा स्टोर्ड इन व्यू बैग इज एज फॉलोइंग, आई एम स्टोर्ड इन व्यू बैग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने डाटा को व्यू डाटा से यहाँ पे रिसीव किया और डाटा भेजा कहाँ पे था, व्यू बैग के ज़रिए भेजा था। इसी तरह अगर यहाँ से व्यू डाटा के ज़रिए भेजते हैं तो वहाँ पे जाके आप index.cshtml के अंदर इसको व्यू बैग से भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्प डाटा के ज़रिए भी हम भेज सकते हैं कंट्रोलर से व्यू के ऊपर डाटा को। कंट्रोलर से व्यू के लिए डाटा को भेजने के लिए जहाँ पे व्यू डाटा और व्यू बैग हम यूज़ करते हैं, उसी तरह हम टेम्प डाटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने व्यू डाटा के ज़रिए डाटा को भेजा है तो टेम्प डाटा के ज़रिए भी आप व्यू के ऊपर उस डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसका मेजर पर्पस क्या होता है टेम्प डाटा का, कि एक एक्शन मेथड से डाटा दूसरे एक्शन मेथड में ट्रांसफ़र करना। यानी कि अगर एक एक्शन मेथड में आपने टेम्प डाटा के अंदर डाटा को स्टोर कर लिया है, तो दूसरे एक्शन मेथड के अंदर या दूसरे व्यूज़ के अंदर जब आप रीडायरेक्ट करते हैं तो रीडायरेक्ट करके जब वो कंट्रोल वहाँ पे चला जाता है तो टेम्प डाटा के अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे व्यू के अंदर या दूसरे एक्शन मेथड के अंदर। लेकिन अगर आपने व्यू डाटा के अंदर कोई डाटा स्टोर किया है या आपने व्यू बैग के अंदर डाटा स्टोर किया है तो वो डाटा दूसरे व्यू के ऊपर या दूसरे एक्शन मेथड के अंदर आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वो मकसद नहीं है। टेम्प डाटा का मकसद है कि एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा को भेजने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं टेम्प डाटा को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने व्यू डाटा की जगह पे हम टेम्प डाटा लिख देते हैं। टेम्प डाटा में हमने सम डाटा के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, आई एम स्टोर्ड इन टेम्प डाटा। तो यहाँ पे index.cshtml के अंदर आते हैं तो व्यू डाटा की बजाय मैं यहाँ पे टेम्प डाटा लिखता हूँ। टेम्प डाटा के अंदर सम डाटा है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ भी हम टेम्प डाटा लिख देते हैं कि ये टेम्प डाटा से डाटा आ रहा है। तो चलें जी, इसको मैं रेंडर करता हूँ ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र के अंदर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दी डाटा स्टोर्ड इन टेम्प डाटा इज एज फॉलोइंग, आई एम स्टोर्ड इन टेम्प डाटा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप व्यू डाटा और व्यू बैग में डाटा को स्टोर करके उस व्यू के ऊपर उसको रिट्रीव कर सकते थे, इसी तरह डाटा को टेम्प डाटा के अंदर भी स्टोर करके आप उस व्यू के अंदर रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल मकसद है वो क्या है कि एक व्यू से डाटा को दूसरे व्यू के ऊपर आप भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये इस व्यू को रिटर्न करने की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन। इस मेथड को मैं चूज़ करता हूँ और एक्शन का नाम दे देता हूँ कि एक्शन का नाम है एन अदर। मैं उस एन अदर एक्शन मेथड के ऊपर इसको रीडायरेक्ट करवा देता हूँ और इसके व्यू के ऊपर जाकर ना another.cshtml के अंदर जाते हैं। another.cshtml के अंदर जाके मैं यहाँ पे उस डाटा को शो करवा देता हूँ जो टेम्प डाटा में हमने डाटा स्टोर किया था इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर। तो उसको शो करवाने के लिए मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर उसी तरह @ सिंबल लगा के मैं टेम्प डाटा को लेता हूँ और टेम्प डाटा के जो की थी वो थी सम डाटा, सम डाटा। अच्छा, अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इंडेक्स एक्शन मेथड को रेंडर करवाऊंगा ब्राउज़र के अंदर और इंडेक्स एक्शन मेथड एक्चुअली ये टेम्प डाटा के अंदर, ये सम डाटा के अंदर ये वैल्यू स्टोर करेगा और ये वैल्यू स्टोर करने के बाद रीडायरेक्ट करवा देगा अनदर के ऊपर। अनदर एक्शन मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो अनदर का व्यू रिटर्न होगा ब्राउज़र के अंदर। जब another.cshtml व्यू जो है ब्राउज़र के अंदर रेंडर होगा तो उसके अंदर मैंने टेम्प डाटा जो कि इंडेक्स एक्शन मेथड में वैल्यू जो स्टोर की थी वो यहाँ पे रिट्रीव करके डिस्प्ले करवा दूंगा। तो ये देखते हैं क्या ये इस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने इसको दोबारा ब्राउज़र के अंदर रेंडर करने के लिए Ctrl F5 प्रेस किया। तो देखिए इस वक्त ये अनदर व्यू के ऊपर है
अगर मैं इस अनदर व्यू की बजाय इसको इंडेक्स रिट्रीव करवाऊँ इससे, यानी कि इंडेक्स एक्शन मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंडेक्स के ऊपर रिट्रीव करवाया। मैंने इंडेक्स को रिट्रीव करवाया तो वो ऑटोमेटिकली अनदर पे चला गया कि उसने इंडेक्स एक्शन मेथड ने उसको रीडायरेक्ट कर दिया अनदर एक्शन मेथड पे ऊपर। तो वहाँ पे अनदर एक्शन मेथड का जो व्यू था another.cs.html, उसके ऊपर जाके हमने वो डाटा शो करवा दिया जो कि हमने इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर स्टोर किया था। तो टेम्प डाटा जो है एक व्यू से डाटा जो है वो दूसरे व्यू के अंदर, या एक एक्शन मेथड से डाटा दूसरे एक्शन मेथड के अंदर भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये काम हम व्यू बैग या व्यू डाटा के ज़रिए करना चाहें तो हम ये टेम्प डाटा की जगह पे व्यू डाटा कर देता हूँ मैं, व्यू डाटा। ये व्यू डाटा के अंदर मैंने डाटा रखा और यहाँ पे रिट्रीव कर लिया, और मैं इसके व्यू के अंदर जाके, यानी कि another.cs.html के अंदर जाके, जहाँ पे मैं टेम्प डाटा से वैल्यू रिसीव कर रहा था, अब मैं कहता हूँ कि व्यू डाटा से वैल्यू को रिसीव कर लूँगा। ये व्यू डाटा इस मकसद के लिए नहीं है, जहाँ जिस मकसद के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इस मकसद के लिए नहीं है। एनीवे, इसको हम रन करके देखते हैं। इसको रन किया तो ये देखिए ये सक्सेसफुल हो गया। इसको मैंने जाके ब्राउज़र के अंदर देखा, ब्राउज़र के अंदर मुझे नज़र आ रहा है वेलकम टू अनदर व्यू। अनदर व्यू के बजाय मैं इसको इंडेक्स व्यू के ऊपर लेके जाता हूँ। इंडेक्स को यहाँ पे रेंडर करवाते हैं। इंडेक्स को रेंडर करवाएंगे तो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है कंट्रोल को, कहाँ पे, अनदर पे। अनदर व्यू यहाँ पे रेंडर हो रहा है, लेकिन अनदर व्यू के ऊपर वो डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा जो व्यू डाटा के अंदर हमने यहाँ पे भेजा था। तो इसका मतलब ये है कि टेम्प डाटा का एक ख़ास मकसद है, और वो टेम्प डाटा उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि टेम्प डाटा का मेजर मकसद यही है, मेजर पर्पज़ ये है कि आप इससे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक व्यू से दूसरे व्यू के ऊपर, या एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड को। व्यू बैग और व्यू डाटा ये वाला काम नहीं कर सकते। इसके अलावा हम मॉडल्स को यूज़ करके भी डाटा भेज सकते हैं। मॉडल क्या होता है, हमने देखा MVC के अंदर मॉडल्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं और व्यूज़ होते हैं। मॉडल, व्यूज़ और कंट्रोलर्स। ये मॉडल जो रहता है इसके अंदर सारी बिजनेस लॉजिक लेयर जो है ना, वो सारा बिजनेस मॉडल जो इसके अंदर बना होता है। और व्यूज़ उस डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो भी यूज़र को अपने इंटरफेस प्रोवाइड करना है वो व्यूज़ के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। और कंट्रोलर जो है वो मॉडल और व्यूज़ की आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। कोई भी व्यू ऐसे डायरेक्टली डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, इस वजह से वो कंट्रोलर के ज़रिए ही डाटाबेस को एक्सेस करता है, और डाटाबेस क्लासेस जो है वो मॉडल्स के ज़रिए ही इंटरेक्ट करती हैं आपके कंट्रोलर के साथ। तो इसका तरीकाकार क्या है कि ज़ाहिर है वो कोई क्लास बनेगी, जो भी मॉडल आपका होगा, मॉडल एक क्लास ही होती है, एक्चुअली C# की क्लास होती है। ये जिस तरह मैंने मॉडल्स के अंदर एक क्लास बनाई है, उसके अंदर ID दे दिया, नेम दे दिया, सिटी दे दिया, ये 3 प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं स्टूडेंट की। अगर मैं कंट्रोलर के अंदर जाके इस स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाना चाहूँ तो मैं लिस्ट बना सकता हूँ, और वो लिस्ट मैं व्यू को पास भी करवा सकता हूँ, और व्यू के अंदर जाके फिर वो कंट्रोलर से वो मॉडल से वो सारी की सारी वैल्यूज़ लेके रिट्रीव करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैं चला गया अपने व्यू स्टूडियो के अंदर। व्यू स्टूडियो के अंदर जाके मैंने अब एक मॉडल ऐड करना है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि कंट्रोलर को ऐसे ऐड करते हैं, हमने ये भी देखा था कि व्यूज़ को कैसे ऐड करते हैं। आज हम देख लेते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स को कैसे ऐड करते हैं। ये मॉडल्स का फोल्डर पड़ा हुआ है जिसके अंदर एरर व्यू मॉडल जो है वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, पड़ा हुआ है। हम इसके अंदर एक और मॉडल ऐड करते हैं, ऐड। और ये मॉडल होता क्या है, ये क्लास ही होती है। तो मैंने एक क्लास ऐड कर ली, और उस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ, लेट्स सपोज स्टूडेंट ही रख लेता हूँ या टीचर रख लेता हूँ, व्हाटएवर जो भी आप मॉडल तैयार करना चाहें वो आप तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम से एक क्लास ऐड की। जब मैंने ऐड की तो ये मॉडल्स के अंदर ये देखिए student.cs के नाम से एक क्लास आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस क्लास के अंदर मैंने क्या ऐड करना है, मैंने प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। मैंने प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, एक तो इंट ऐड करना है, जो ID होती है स्टूडेंट की वो मैंने ऐड कर ली। उसके बाद मैंने अगली रो पे जाके यही काम किया, PROP लिख के टैब को 2 मरतबा प्रेस किया। अब मैंने इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी नहीं ऐड करनी, बल्कि मैंने स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, और उसका नाम रखना है नेम, ठीक है। और इसी तरह मैंने फिर अगली लाइन के ऊपर एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कह रहा है एज ऐड कर लें। इसी तरह देखिए ये आपको सजेस्ट कर रहा है, व्यू स्टूडियो 2022 इस वाले से काफ़ी तेज़ है कि वो आपको सजेस्ट करता है कि ये चीज़ ऐड कर लें, ईमेल ऐड कर लें, ईमेल के बाद फ़ोन नंबर ऐड कर लें। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो खुद सजेस्ट करता जा रहा है आपको। तो हम ये सारी चीज़ों की बजाय मैं यहाँ पे ना सिटी ऐड करवा लेता हूँ कि एज होगी, सिटी होगी,
होगा, नेम होगा और आईडी। ये 4 हम चीज़ें जो है स्टूडेंट की रिकॉर्ड करवा लेते हैं। ये हमारी एक क्लास बन गई है, यानी कि एक मॉडल क्लास हमारी तैयार हो गई है। इस मॉडल क्लास को हम कंट्रोलर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेस्ट कंट्रोलर के अंदर गए, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर मैं जाके एंड अदर जो एक्शन मेथड है उसके अंदर अपने इस स्टूडेंट क्लास की एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और इसका नाम मैंने रख लिया स्टूडेंट्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जब आप लिखेंगे ना, यहाँ पे हो सकता है आपको एरर आए। अगर आपको एरर आए तो आपने ये MVC कोर, जिस तरह मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखा है MVC कोर डॉट मॉडल्स, यहाँ पे आपने यूजिंग नेम स्पेस के साथ उनको ये नेम स्पेस यूज़ कर लेनी है। इसके साथ आपके वो मसले ख़त्म हो जाएंगे जो आपको यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर एरर्स आ रहे होंगे। ठीक है, न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। और अब मैं ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देना चाहता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अंदर हैं। तो वो स्टूडेंट देने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड किया, न्यू स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट के अंदर मेरे पास क्या क्या है जी, एक स्टूडेंट की आईडी है, वो मैं कर लेता हूँ 1। अभी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस से वैल्यूज़ हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और वो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का नाम रख लिया है सफ़ियान, और स्टूडेंट का एज रख ली हमने, स्टूडेंट एज इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि 20 ईयर्स। उसके बाद स्टूडेंट की सिटी को हमने स्टोर करना था, स्टूडेंट सिटी को स्टोर करने के लिए मैं कह देता हूँ गुजरात। अब ये सिटी चूँकि स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है, तो स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग लिटरल को स्टोर करने के लिए आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, लिहाजा मैंने लिखा गुजरात। ये एक स्टूडेंट की वैल्यू को मैंने स्टोर किया। ठीक है, इसको इसी तरह मैं बाकी 2-3 स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर लेता हूँ। ये काम मैंने बार बार करना है, यानी कि यहाँ से लेकर न्यू स्टूडेंट से लेकर यहाँ तक। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, दूसरा स्टूडेंट, ये तीसरा स्टूडेंट, ये चौथा स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये आईडी इसकी 2 कर देते हैं, इसका नाम अहमद कर देते हैं, इसका सिटी कोटला कर देते हैं। ये आईडी जो है इसको हम 3 कर देते हैं, इसका नाम मोमिन कर देते हैं, इसकी एज जो है वो 21 साल कर देते हैं, और इसका सिटी गुजरावाला कर देते हैं। आईडी 4, अगले स्टूडेंट की आईडी, इसको मैंने 4 कर दिया, स्टूडेंट का नाम ताहा कर दिया, और इसका सिटी भी गुजरात और एज 20 कर दी। ये 4 स्टूडेंट्स हमने ले लिए। इस 4 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट मैंने तैयार कर ली है, और इस लिस्ट को, ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये लिस्ट तैयार कर लिया। अब मैंने जब व्यू रिटर्न करना है, तो व्यू रिटर्न करते वक्त मैं ये स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स की लिस्ट मैंने बनाई है, 4 स्टूडेंट्स की लिस्ट, ये स्टूडेंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स की लिस्ट, ये वाली लिस्ट मैंने पास कर दी है। अब इसको जाके मैंने वहाँ पे रिट्रीव करना है। ये कि मैंने मॉडल बना लिया, मॉडल की एक लिस्ट, मॉडल क्लास की एक लिस्ट मैंने बना ली उस टाइप की, और उस लिस्ट को मैंने व्यू के अंदर सेंड कर दिया, व्यू को भेज दिया। ये जब मैंने व्यू रिटर्न करवाया तो वहाँ पे आर्गूमेंट के तौर पे वो लिस्ट सेंड कर दी। अब मैं another.cs HTML के ऊपर जाता हूँ और उस लिस्ट की वैल्यूज़ को यहाँ पे रिट्रीव करके डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, उस लिस्ट की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए लेट्स सपोज मैं टेबल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। टेबल का इस्तेमाल करने के लिए सर HTML भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, CS HTML दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने टेबल लिखा, इसकी क्लास दे दी टेबल। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जो ऑलरेडी वो ऐड की हुई है उसने। अच्छा, टेबल के अंदर मैंने टेबल का टी हेड टैग यूज़ किया, इसके अंदर TH टैग के अंदर ID, अगले TH टैग के अंदर नेम, फिर सिटी, एज और सिटी। तो ये मैंने एडिंग्स दे ली टेबल की। ये बॉडी ये टेबल हेड ख़त्म हो गया, बॉडी स्टार्ट हुई। ये टेबल की बॉडी स्टार्ट होगी। टेबल की बॉडी के अंदर अब वो जो रोज़ हैं वो रोज़ हम
वहाँ से आएंगी जो लिस्ट हमने भेजी है ना, 4 लिस्ट आइटम्स थे, यानी कि 4 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट भेजी है, तो यहाँ पे वो लिस्ट रिट्रीव करनी है, तो वो एक रो तो नहीं लगेगी, वो उतनी रोज़ लगेंगी जितनी के लिस्ट आइटम्स के अंदर स्टूडेंट्स को हमने भेजा है। तो ये काम करने के लिए कि कितनी भेजी हैं और उन वैल्यूज़ के ऊपर आइट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ कर लेता हूँ। मैंने @ सिंबल लगाया और फॉर ईच लूप को यूज़ किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर ईच, कोई भी वैल्यू आ सकती है, मुझे पता है लिस्ट वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन मैं var वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ कि कोई भी वैल्यू हो तो उस वैल्यू को मैं स्टोर कर लूँगा, जिस टाइप की वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली वो उस टाइप में स्टोर हो जाएगी। तो var मैंने लिख दिया std, एक स्टूडेंट, इन कहाँ से वो मिलेगा, वो मॉडल से मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे मॉडल लिखा, वो मॉडल कह रहा है कि ठीक है मॉडल तो आपने दे दिया, लेकिन मॉडल हमने यहाँ पे उस मॉडल का जिक्र नहीं किया कौन सा मॉडल होगा। तो यहाँ पे मैं वो मॉडल बता देता हूँ कौन सा मॉडल होगा। तो ये बताने के लिए @model और IE न्यूमरेबल, ताकि मैं उसके ऊपर आइट्रेट कर सकूँ। और ये बता दिया उसको कि ये है हमारे पास, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम था MVC कोर, डेमो MVC कोर। तो मैंने लिखा डेमो MVC कोर .models .student। ठीक है, ये वो क्लास थी जो हमने बनाई है अभी, ये उस क्लास का मैंने दे दिया कि ये मॉडल होगा हमारे पास। अब मैंने वो मॉडल से वैल्यू को रिट्रीव कर लिया। वैल्यू को रिट्रीव करने के बाद मैंने std के अंदर रख दिया। std के अंदर रख के ये फॉर ईच लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और इस लूप के अंदर हमने करना क्या है, हर मरतबा एक tr को ऐड किया करेंगे हम। ठीक है, tr के अंदर ज़ाहिर है tds होंगे, एक td के अंदर हमने id को डिस्प्ले करना है। तो id को डिस्प्ले करने के लिए मैंने लिखा std.id। ठीक है, अब ये std.id लिखा है तो वो मुझे इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा। ये देखिए मैं HTML के अंदर चल रहा हूँ, तो HTML के अंदर चलते हुए अगर मैं C# में जाना चाहता हूँ तो @ सिंबल यूज़ करूँगा। तो ये मैंने id उसकी यहाँ पे यूज़ की और td को ख़त्म कर दिया। एग्जैक्टली इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके ये डबल एंगल ब्रैकेट आ गई। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके आईडी के बाद नेम के लिए भी पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं एज के लिए पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं सिटी के लिए पेस्ट कर देता हूँ। तो आईडी के बाद नेम, नेम के बाद एज, एज के बाद सिटी, ये हमने चारों कॉलम्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब ये डिस्प्ले करवाने के बाद ये देखिए ये TR हमारी उतनी बन जाएंगी। फॉर ईच लूप चल गया, ईच लूप चलने के बाद बॉडी ख़त्म होगी, बॉडी के बाद टेबल ख़त्म हो गया। अगर मैं इस व्यू को रेंडर करके देखना चाहूँ कि ये कैसा नज़र आता है तो मैं कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करता हूँ। ये एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है जी, रन हो गई है। और ये देखें कि जो लिस्ट हमने वहाँ से भेजी है वो यहाँ पे व्यू के अंदर कैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सुफियान, अहमद, मोमिन और ताहा का जो रिकॉर्ड हमने वहाँ से भेजा है वो हम व्यू के ऊपर रिट्रीव कर पा रहे हैं और व्यू के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से एक टेबल बना के उस टेबल के अंदर वो चीज़ें डिस्प्ले करवा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम CS और HTML इन दोनों को मिला के बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना के हम अपनी मर्ज़ी से व्यूज़ को, अपनी मर्ज़ी से इंटरफेसेस को रेंडर करवा सकते हैं। तो जो चौथा वे था, पहला वे हमने ये पढ़ा कि व्यू डाटा के ज़रिए हम रिकॉर्ड भेज सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि हम व्यू डाटा के बाद हम व्यू बैक के ज़रिए भी डाटा को कंट्रोलर से व्यू के ऊपर भेज सकते हैं। फिर हमने टेम्प डाटा के थ्रू पढ़ा, फिर हमने मॉडल्स के थ्रू पढ़ा कि मॉडल्स जो हैं उन मॉडल्स के थ्रू भी डाटा को हम भेज सकते हैं कंट्रोलर से व्यू के ऊपर। अगर हम डाटा को मॉडल्स के ज़रिए भेजते हैं तो वहाँ पे व्यूज़ के अंदर इंटेलिजेंस भी काम करेगी। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे डॉट लगा के, ये देखें डॉट सिटी है ना, STD डॉट, तो ये आ रहा है कि ID भी दे सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं, एज भी दे सकते हैं, सिटीज़ भी दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं STD की। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस काम करती है। इंटेलिजेंस को काम में लाते हुए आप आसानी से कोड कर सकते हैं और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉडल को जब आप यूज़ करेंगे तो मॉडल को यूज़ करते हुए आप इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो ही वीडियो कोई अपलोड होती है नई आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगली क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मॉडल है वो मॉडल, अभी तो हमने वहाँ पे जाकर ख़ुद कोड लिखा है व्यूज़ के अंदर।
हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज़ हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि जिस तरह का मॉडल होगा ऑटोमेटिकली हम व्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे, सारे के सारे। एक स्टूडेंट, नया स्टूडेंट अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर अपडेट करना चाहते हैं कैसे अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस से वैल्यूज़ को रिट्रीव करके हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। अभी हमने जो स्लाइड के अंदर देखा है, स्लाइड के अंदर और जो हमने कोड किया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे std को एक्सेस किया और std.id.name.city और .age को एक्सेस कर लिए। हमने ये HTML हेल्पर क्लासेस को यूज़ नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया कि HTML हेल्पर क्लासेस को हम अगली क्लासेस में से किसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अभी फ़िल वक्त जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये HTML हेल्पर क्लासेस है। फ़िल वक्त के लिए इतना समझ लें कि हेल्पर क्लासेस को यूज़ करके भी हम HTML के जो टैग्स हैं उनको रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज़ हम कैसे रेंडर करवाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।